रेखा जी की दो बहुएं थी, बड़ी बहू मीनल और छोटी बहू शिखा। रेखा जी अपनी बहू को काफी परेशान किया करती थी। एक तरफ से कहें तो पूरी तरह लगाम कसकर रखना उनकी आदत में शामिल था। उनको लगता था कि एक सास को अपनी बहुओं पर पूरी तरह से काबू रखना चाहिए और इसी के चलते उन्होंने अपनी बहू मीनल को अच्छा खासा परेशान करके रखा था। बड़ी बहू इधर आओ, मेरे पैरों में दर्द है, चलो बैठकर मेरे पैर दबाओ। लेकिन मम्मी जी, मुझे चिंकी को ट्यूशन लेने जाना था, देर हो जाएगी। मैंने कहा ना पैर दबाओ, 5 मिनट के बाद चली जाना, कुछ नहीं हो रहा तुम्हारी चिंकी को। मम्मी जी, आपके पैर मैं दबा देती हूँ। अगर भाभी चिंकी को लेने नहीं गई तो वो रोने लगेगी। तू जाकर रसोई में मेरे लिए कॉफी बना और जल्दी से कॉफी लेकर आ। यहाँ खड़े रहकर मुझसे जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, समझे? लेकिन मम्मी जी, मैं तो बस। कहा ना मैं, जा यहाँ से। कुछ दिनों के बाद मम्मी जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ जल्दी बोल, बस ये मत कहना तबीयत खराब है और तुझसे घर का काम नहीं होगा। नहीं मम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं ये कह रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे सुन, पिछली बार ना लड़की हुई थी, इस बार लड़का ही पैदा करना। अरे भाभी, अब दूसरी बार माँ बनने वाली है, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और जानती है, मैं भी यही खबर आप लोगों को सुनाने वाली थी। बताओ बताओ, तुम क्यों पीछे रह रही हो, तुम भी बताओ। मम्मी जी, मेरी भी यही गुड न्यूज़ है, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। अरे तुम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो गई? अरे कान खोलकर सुन लो, दोनों को बराबर से घर का काम करना है। किसी ने भी अगर खराब तबीयत का बहाना बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मम्मी जी, प्रेगनेंसी में तो तबीयत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। मैं कुछ नहीं जानती, तुम दोनों को घर का काम करना है तो करना है, बात खत्म। कुछ दिनों के बाद, शिखा, आज मेरे पेट में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। लेकिन भाभी, ऐसी हालत में पेट दर्द होना ठीक नहीं, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं मम्मी जी को कब से कह रही हूँ कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता ही रहता है, जरा सा कुछ हुआ नहीं कि चल दिया डॉक्टर के पास। मम्मी जी, भाभी को जाने दीजिए ना डॉक्टर के पास, कल को उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब पता है मुझे। रहने दो शिखा, मैं जाकर आराम कर लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है आराम करने की, चलो छत से कपड़े उठा कर लाओ। लेकिन मम्मी जी, भाभी के पेट में दर्द हो रहा है, ऐसी हालत में वो छत से कपड़े कैसे लेकर आएंगी? थोड़ा चलेगी फिरेगी तो अपने आप तबीयत ठीक हो जाएगी। पर मीनल की तबीयत और खराब हो जाती है। पर हमारी रेखा जी को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर शिखा को बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन सोच लेती है कि अपनी सास को सबक सिखाकर जरूर रहेगी। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। मीनल और शिखा दोनों के ही बच्चे हो जाते हैं। मीनल को फिर से बेटी होती है और शिखा को बेटा। इसकी वजह से रेखा शिखा से तो फिर भी ठीक तरीके से बात करती है, लेकिन मीनल को बात बात पर ताने देती रहती है। दूसरी बार भी लड़की पैदा करके रख दी, किसी काम की नहीं है ये बड़ी बहू। मम्मी जी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपको पोता चाहिए था, मैंने दे दिया ना आपको पोता। देखो बहू, ऐसा है कि तुमने लड़का पैदा किया है, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा कुछ कहती नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जब देखो तब मुझे जवाब दो। जवाब तो मम्मी जी अब वक्त देगा। जब इंसान ऐसे नहीं समझता तो वक्त उन्हें समझाता है। कुछ साल और बीत गए और एक दिन अचानक से रेखा की तबीयत बहुत खराब हो गई। अरे बड़ी बहू, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो, लग रहा है जैसे मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं कहते, मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। रहने दो भाभी, ऐसे कोई हार्ट अटैक थोड़ी ना आता है। और मम्मी जी, आप भी ना छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते।
घर में रहकर सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसी बहू हो तुम, मुझे कुछ हो गया तो? मैंने कहा ना मम्मी जी कुछ नहीं होगा। अच्छा मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि मैं और मीनल भाभी ज़रा बाज़ार तक जा रहे हैं, दोनों बच्चे आप संभाल लेना, हम थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। शिखा, ये तुम क्या कह रही हो? भाभी आप ज़रा बस थोड़ी देर रुक जाइए, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। शिखा दोनों छोटे छोटे बच्चों को रेखा के पास बिठा देती है और फिर बाजार जाने का बहाना करके मीनल के साथ वहीं घर में छिप जाती है। अरे मुझे इतना दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगी। और ये दोनों बच्चे लगातार रो रहे हैं। अब मैं क्या करूं? कोई मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाला भी नहीं है। बच्चों के रोने की आवाज़ और तबीयत खराब होने की वजह से रेखा को चक्कर आते हैं और वो चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। मीनल और शिखा पर्दे के पीछे से निकलकर बाहर आती है। मम्मी जी उठ जाइए, ये लीजिए पानी पी लीजिए। क्या हुआ है आपको? देखिए मैंने डॉक्टर को भी बुला लिया है। घबराने की बात नहीं है, मैंने चेकअप कर लिया है, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे हुआ क्या था, ज़्यादा गुस्सा करने और खुश ना रहने की वजह से ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया था। डॉक्टर साहब हमसे तो मम्मी जी समझती नहीं, आप ही समझा दीजिए। दूसरों को परेशान करने से खुद का ही नुकसान होता है। डॉक्टर साहब ये मेरी दोनों बहुएं हैं, मैंने इनके सामने हाथ पैर जोड़े, इनसे कहा कि मुझे हॉस्पिटल लेकर चली जाए, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। मम्मी जी याद करिए, जब मीनल भाभी प्रेग्नेंट थी उनके पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा था, आपने भी उनकी एक नहीं सुनी थी। अगर उस दिन उनके बच्चे को कुछ हो जाता तो? ये तुम क्या कह रही हो शिखा? जाने दो ना, इस बात का मम्मी जी की तबीयत से क्या लेना देना? लेना देना तो है ना भाभी। अगर सास की तबीयत खराब हो तो सब कुछ ठीक, लेकिन अगर बहू की तबीयत खराब हो तो उससे घर का सारा काम करवाओ, ये कहाँ का न्याय है? मैं समझ गई हूँ बहू, मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। मम्मी जी आपसे बदला लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन कभी कभी सास की अकल ठिकाने लगाने के लिए बहुओं को बदला लेना पड़ता है। ससुराल में सास से निपटने के लिए तो हर लड़की तैयार होकर आती है, लेकिन क्या हो जब सास नहीं पर जिठानी जीना मुहाल कर दे तो? जिठानी जी घर का सब काम हो गया है, मैं अब काम के लिए निकलती हूँ। वो क्या है ना, रोज रोज ऑफिस के लिए लेट हो जाती हूँ, ऐसा ना हो कि कल को नौकरी ही ना रहे। अरे तो मुझे क्यों सुना रही हो? मैंने क्या कर दिया? अब घर का काम तो करोगी ही ना। बाकी दवाई लाने को बोला था वो याद रखना, समझी? वो देकर बाद में ऑफिस के लिए निकलना। अरे दवाई कैसे लेने जाऊं? मैंने कहा था ना ऑफिस के लिए देर हो रही है, मुझे काम पर भी जाना है। जिठानी जी आप ही क्यों ना? क्या? मैं? अरे कल की आई मुझे काम बता रही है? मैंने ही तुम्हारे पति के कच्छे तक धोकर डाले हैं, तब तो मैंने नहीं कहा कि कोई और कर ले। वैसे देखो मैं लाने के लिए ले भी आती, लेकिन माँ जी आजकल बीमार है, उनको अकेला छोड़कर कैसे जाऊं बताओ मुझे? उनके साथ कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। अब मैं तुम्हारी तरह तो हूं नहीं, तुम तो बस बहाना मार कर निकल जाओगी। कोई बात नहीं, मैं आते वक्त ले आऊंगी, पर अभी मुझे जाने दीजिए प्लीज। लेकिन जेठानी कहाँ मानने वाली थी। अरे जाने दीजिए प्लीज मतलब? सुबह की दवाई का क्या? वो तो देनी पड़ेगी ना, अगर इनको और देवर जी को पता चला कि दवाई नहीं दी तो। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाकर ले आती हूँ। देवरानी सास के लिए दवाई लेने जाने की वजह से काम पर लेट पहुंचती है, जिसके लिए उसको बहुत डांट पड़ती है। अगले दिन, चांदनी ये तुमने कैसा काम किया है, देखो तो जरा, घर में अभी भी कितनी गंदगी है, एक बार फिर से साफ करो। लगे नहीं रहा कि झाड़ू पोछा हुआ है कभी। लेकिन जिठानी जी मुझे तो कोई गंदगी नहीं दिखाई दे रही, और अगर आपको दिखाई दे रही है तो खुद कर लीजिए ना इतना साफ। वैसे मैं जैसा कर सकती थी कर दिया है मैंने। अरे रे रे रे, तुम अपने घर पे भी अपने बड़ों से इतनी ही इज्जत से पेश आती हो क्या? शर्म नहीं आती? अरे आज तक तेरे पति ने कभी कुछ नहीं कहा, तो तू, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? तेरे पति के कच्छे तक धोए हैं मैंने।
हाय रे, कच्चे धोने का इमोशनल अत्याचार। बेचारी देवरानी क्या करती, लेकिन अत्याचार की भी तो सीमा होती है ना। तो एक दिन बहू की जबान खुल ही जाती है। देखिए, आपने धोए होंगे मेरे पति के कच्चे, मैंने तो नहीं धोए ना। मैं क्यों आपकी बहू बनकर रहूं? सासू माँ तो कुछ कहती नहीं, उल्टा आप हमेशा भारी रहती है मुझ पर। देखिए जेठानी जी, मैं साफ साफ बोल रही हूँ, अपना अत्याचार बंद करिए या फिर मैं इनको बता दूंगी। इतने में जेठानी अपने देवर को आते हुए देख लेती है। जल्दी से झाड़ू पकड़ते हुए कहती है, चांदनी, अगर तुम्हें घर का काम नहीं करना कोई बात नहीं, मत करो। कम से कम मुझे इतने कड़वे वचन तो मत बोलो। माना तुम्हारी तरह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं। अरे किसी बड़ी आईटी में नौकरी नहीं करती, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मुझे नौकरानी बोलो। क्या चांदनी ने आपको ऐसा बोला? पता है, भाभी मेरी माँ जैसी हैं, कच्चे तक धोए उन्होंने मेरे, और तुमों की। अरे अरे देवर जी, आप कब आए? अरे कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही। अब तो इसकी जली कटी सुनने की आदत हो गई है मुझे। और वैसे भी देवरानी ने क्या कहा? कुछ भी तो नहीं कहा। लेकिन भाभी, मैंने अभी खुद ही अपने कानों से सुना कि चांदनी ने आपको नौकरानी बोला। मैंने कब सुना आपने? अरे कोई बात नहीं देवर जी, अभी नहीं है। और वैसे भी ना, मैं अपने से छोटों का बुरा नहीं मानती। ऐसे कैसे भाभी? चांदनी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और चांदनी, तुम कब से लोगों को इतना नीचा दिखाने लगी हो? तुमने आज मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। तुम नहीं जानती, भाभी ने मेरे भैया और माँ के लिए कितना कुछ किया है। भाभी मेरे लिए मेरी माँ जैसी हैं। माँ की अक्सर तबीयत खराब रहने पर भाभी ने हमारा कितना ख्याल रखा। भाभी से अभी के अभी माफ़ी मांगो। अरे मैंने कोई गलती नहीं की, मैं किसके लिए माफ़ी मांगू? अरे रहने दीजिए ना देवर जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। देवरानी जी को अभी आदत नहीं है ना, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। देवर देवरानी से गुस्सा होकर चला जाता है। जेठानी ऐसे करके दोनों पति पत्नी के बीच फूट डाल देती है। इसी तरह जेठानी घर में सभी को देवरानी के खिलाफ भड़का के देवरानी का जीना मुश्किल कर देती है। इस बात के लिए देवरानी अपना बदला लेने का सोचती है। कुछ दिनों बाद सुबह जब पूरा परिवार बैठा हुआ होता है, देवरानी ऑफिस के लिए तैयार होती है। उस दिन के डांट के बाद से जेठानी का भी रूप तो बदल जाता है, लेकिन ढंग नहीं। भाभी, मैंने चाय बनाकर छान दी है, बस आप मेरी चाय मुझे पकड़ा दीजिए, आप भी ले लेना। वो क्या है ना, मुझे देर हो रही है। जेठानी जब चाय का कप पकड़ा रही होती है तो कप देवरानी के हाथ से गिर जाता है और चाय भी नीचे गिर जाती है। अरे ये आपने क्या किया? मेरा पूरा हाथ जला दिया। ये आपने जानबूझकर किया ना भाभी। भाभी, आप नहीं सुधर सकती कभी। अरे मैंने तो तुम्हें कब पकड़ाया था, लेकिन पता नहीं कैसे गिर गया। अब हर बात पर प्लीज ताने मत दिया करो। अब ये बोल दीजिए कि मैंने ये चाय अपने हाथ से खुद ही गिराई। वैसे आपने पूरे घर वालों को मेरे खिलाफ भड़का ही दिया है। मेरी बात पर तो कोई भरोसा करने ही नहीं वाला। अरे सच्ची, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। देवरानी कमरे में जाकर सोचती है, अब तो इनको सबक सिखाना ही होगा। अगले रोज, हाय रे, गिर गई। किसने यहाँ मिट्टी का तेल डाला था? पता है कि मैं इसी वक्त सीढ़ी से नीचे उतरती हूँ। सभी दौड़ते हुए वहां आ जाते हैं। अरे बड़ी बहू, मैंने तुझे अभी तो मिट्टी का तेल दिया था, तू सीढ़ियों पर कहाँ ले गई? मुझे गिराने की साजिश थी भाभी की, पूरी हो गई ना भाभी अब। फिर एक रोज, अरे साड़ी, मेरी साड़ी फट गई। ये तो मेरी फेवरेट साड़ी थी। हाय रे, बड़ी बहू को मैंने कल ही इसकी तह लगाते देखा था। क्या कर रही है बड़ी तू? क्यों छोटी के पीछे लगी है? कुछ दिनों के बाद खाने के टेबल पर, मेरा खाना हो गया, मैं चलती हूँ। देवरानी जैसे ही 2 कदम चलती है वो गिर जाती है और टूटे हुए कांच से उसका हाथ कट जाता है। अरे चांदनी, तुम ठीक तो? तुम गिर कैसे गई? मुझे छोड़ो, वैसे भी मैं बताऊंगी तो आप लोग मानेंगे थोड़ी ना मेरी बात। वैसे भी भाभी ने तो इनके कच्चे तक धोए हैं, वो तो गलत हो ही नहीं सकती। अरे बहू, तू बता तो सही। वैसे तो काफी दिनों से मैं देख ही रही हूँ क्या हो रहा है। जेठानी जी ने अपना पैर अड़ाया था जिसकी वजह से मैं गिर गई। जेठानी जी,
मुझे ये नहीं पता था कि आप मुझसे इस तरह से अपनी बेइज्जती का बदला लेंगी। अरे मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, तुम भी तो देखकर चल सकती थी ना। अच्छा, तो अब इसमें भी मेरी ही गलती है कि मैं गिर गई। भाभी, आपसे तो कोई गलती होती ही नहीं। मैं कितने दिनों से देख रही हूँ, आप कभी मुझे गिरा रही है या कभी मेरे ऊपर गिरा रही है। आप चाहती क्या है मुझसे, आप मुझे आज ही बता दीजिए। भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो जानती हैं कि चांदनी कैसी है। उसने आपकी बेइज्जती की तो आप छोटी समझकर माफ़ कर दी थी। ये सब करने की क्या ज़रूरत है? उसको इस तरह चोट पहुंचाकर आपको क्या मिला? अरे जब मैंने कहा ना कि मैंने ऐसा कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। और चांदनी, मैं सब जानती हूँ, ये सब तुम क्यों कर रही हो। ऐसा करके तुम साबित क्या करना चाहती हो? बहू, ये सब क्या बोल रही हो? भला वो अपने आप को खुद ही चोट क्यों पहुंचाएगी? ये बहस करना बंद करो और छोटी बहू से अभी इसी वक्त माफी मांगो। ऐसे ही जेठानी को अपनी देवरानी से माफी मांगनी पड़ती है और देवरानी जेठानी से अपना बदला ले लेती है। राधिका एक खूब लंबी सी लड़की थी, पढ़ने में होशियार और दिखने में सुंदर। राधिका की शादी होती है मेजर मयंक से। पता है मेजर लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी होती है। तुम्हें डर नहीं लगता? बेटा भी छोटा है हमारा। कैसी बात कर रहे हैं आप? देश की रक्षा करना गर्व की बात है। राधिका को मयंक से बहुत प्यार था। वो सैनिक था, इसलिए अक्सर बाहर ही रहता। लेकिन एक दिन खबर आती है कि दुश्मनों से लड़ाई करते वक्त मयंक शहीद हो गया। राधिका, मयंक को गए 2 महीने हो गए। उसके सारे कपड़े हम लोगों ने अंदर रख दिए हैं। तू ये उसके वर्दी भी दे दे। नहीं माँ जी, कमरे में वर्दी टंगी रहती है तो लगता है कि वो यहीं है मेरे साथ। बढ़िया आई, सब बातें ही होती हैं। वैसे भी बेटा चला गया मेरा, और तू इतनी लंबी है कि कोई अब क्या तुझसे शादी करेगा। सास राधिका के साथ अब गलत व्यवहार करने लगती है। माँ, पापा कहाँ गए? दादी क्यों आप पर हमेशा गुस्सा होती रहती है? राधिका कुछ ना कहती। उसका सारा समय बेटे की परवरिश में जाता। एक बार राधिका के माता पिता घर आते हैं। राधिका, अब तुमको शादी के बारे में सोचना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी हाइट इतनी लंबी है, मयंक जैसा लड़का ढूंढना मुश्किल है। मयंक जैसा कोई है भी नहीं और हो भी नहीं सकता माँ। अरे पर बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? इतनी बड़ी जिंदगी है, कैसे पार करोगी? तभी वहाँ सास आती है। मैं तो समझा रही हूँ बहन जी कि पोता मेरे पास रखे और जाए किसी के साथ जाना हो तो, लेकिन अब कौन ब्याह करेगा इससे? वो तो मेरा मयंक था जो इतनी लंबी लड़की ले आया। राधिका को सास की बात पर गुस्सा आता है। कहाँ जाओ, किसके साथ जाओ? मयंक जैसा पति जो देश के लिए कुर्बान हो गए, मैं उनके साथ ऐसा नहीं करूंगी। मैं जब तक हूँ मयंक के लिए ही रहूंगी। अरे तो जाना, जाकर अपने मायके में रह ले और ये बच्चा भी लेकर जा। राधिका के माता पिता उसे मायके चलने को कहते हैं। राधिका कमरे में जाती है और बच्चे और अपना सामान पैक कर लेती है। साथ ले लेती है मयंक की मेजर वाली वो ड्रेस। ले जा, और भी कपड़े ले जाने हैं तो वो भी ले जा। मेरा बेटा तो रहा नहीं, उसकी यादें भी ले जा। माँ जी, मैं सिर्फ ये वर्दी लेकर जा रही हूँ। पूरा घर आपके पास है जहाँ मयंक की यादें हैं। मैं ये घर नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन राधिका अपने माता पिता के साथ वहां से चली जाती है। मायके में राधिका एक दिन बेटे को पढ़ा रही होती है कि उसकी सहेली आ जाती है। कैसी हो राधिका, कहीं निकलती क्यों नहीं? अरे मन ही नहीं करता यार, फिर बेटा भी तो है, उसे पढ़ाने लिखाने में वक्त निकल जाता है। ये वर्दी जीजू की थी ना? वो पास टंगी मयंक की वर्दी को देखकर बोलती है, जिसके बाद राधिका हाँ करती है। जीजू की वर्दी तो तुझे भी आ जाएगी, तू कितनी लंबी है। सहेली कुछ देर बैठकर वहां से चली जाती है, लेकिन सहेली की बात राधिका के मन में घर कर जाती है। राधिका अब पापा के पास जाती है। पापा, मुझे भी मयंक की तरह मेजर बनना है। मैं उसकी वर्दी पहनकर देश की सेवा करना चाहती हूँ। अरे कैसे बात कर रही हो बेटा, ये आसान नहीं है। बहुत पढ़ाई मेहनत करनी पड़ेगी।
पर राधिका अब ठान लेती है कि वो अपने पति की तरह मेजर बनेगी और फिर शुरू हो जाती है एक सफर मेहनत की। एक रोज जब राधिका रनिंग कर रही होती है कि क्या बात है, पति के जाने के बाद फिटनेस का ख्याल आया? अरे एक बच्चे की माँ हो तो लगोगी ही ना। राधिका कुछ नहीं कहती। एक रोज राधिका पेपर देने सुबह सुबह निकल रही होती है कि उसके घर आई चाची जी बोलती हैं, और कहाँ जाती है, किससे मिलती है? इसके माँ बाप को तो फिक्र ही नहीं है। कल को कुछ हुआ तो नाक तो हमारी ही कटेगी ना। देखिए, मुझे मेरी बेटी पर विश्वास है, आप प्लीज अपना घर देखो। राधिका के साथ अब मयंक नहीं है तो उसकी सारी खुशी का ख्याल रखना हम लोगों का ही काम है। वो जैसा चाहेगी हम उसका साथ देंगे। राधिका कॉलेज जाती है जहाँ सब उसका मजाक उड़ाते हैं। ये मेजर बनेगी। अरे घर पर बैठकर रोटी बना ले। अरे आजकल तो जिसे देखो उसे सेना में शामिल होना है। अरे इन लोगों को पता भी है कि क्या क्या त्याग करना पड़ता है, कितने संघर्ष होते हैं। राधिका को उस लड़के की बात लग जाती है। वो उसके पास जाती है। नहीं जी, मुझे नहीं पता कि कितना कुछ त्याग करना पड़ता है, आप ही बता दें। वो तो मैं जानता ही था। तो सुनो, अपना फेवरेट खाना, सुबह की नींद, आराम सब त्यागना पड़ता है। अब समझ गई ना? तो छोड़ दो ये मेजर बनने का सपना। अरे बस लंबी ही तो हो। हाइट ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि मेजर बन जाओगी। खाना और सोने के अलावा आपको अपनों का मोह और देश के लिए अपनी जान जाने का डर भी तो छोड़ना पड़ता है। क्या बात कर रहे हो? जान जाने का डर मतलब ये कि आपको कभी भी देश के लिए कुर्बान होने का जज्बा रखना पड़ेगा और अपनी पत्नी बच्चे का मोह छोड़ना होगा, क्योंकि पता नहीं ये जिंदगी किस दिन देश के काम आ जाए। बोलिए, है हिम्मत? मैं तो नहीं कर सकता। हाँ यार, कौन अपना परिवार छोड़े? मैं भी नहीं कर रहा। अरे मुझे नहीं बनना मेजर। वो दोनों वहां से डर कर भाग जाते हैं। पास खड़ा एक लड़का राधिका के पास आता है। आप मेजर मयंक की वाइफ है ना? राधिका हाँ में सर हिला देती है। आपकी बातें सच्ची किसी सच्चे सैनिक की तरह है। मेरे पापा भी सेना में थे। मैंने आपके पति की कहानी पेपर में पढ़ी थी, कैसे उन्होंने अंतिम समय तक दुश्मनों को मजा चखाया। राधिका पति की तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। वो घर आती है और पति की वर्दी से बात करती है। मैं आपका सपना पूरा करूंगी, मैं वादा करती हूँ, मैं आपके इस ड्रेस को पहनकर मेडल लूंगी। एक दिन राधिका घर पर बैठी बेटे को पढ़ा रही होती है कि माँ आती है। राधिका बेटा, तेरा रिजल्ट आ गया है, जरा पता कर। पता क्या करना है माँ, मैं जानती हूँ। तभी वहाँ पिताजी आते हैं। बेटा, तूने तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। आज मैं राधिका का नहीं बल्कि मेजर राधिका का पिता हूँ। राधिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पति की वर्दी को देखती है और जिस दिन उसे मेडल मिलना था वो पति की ही ड्रेस पहनती है। लंबी राधिका को मयंक की वर्दी बिल्कुल अच्छे से आ जाती है। वाह बेटा, वाह। टीवी में राधिका का इंटरव्यू आता है जहां वो कहती है कि मेरे पति के लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से। ये ड्रेस जो मैंने पहनी है वो उन्हीं की है। देश की सेवा भले मैं करूं, लेकिन आत्मा मेरे पति की ही है, वो हमेशा जिंदा रहेंगे। राधिका को टीवी पर उसकी सास भी देख रही होती है। मुझे माफ कर दे बहू, मेरा बेटा कभी नहीं मरा, वो तो हमेशा जिंदा है तेरे अंदर।